अगर किसी को ध्यान है कि सैम्पलिंग विधियों के प्रकार, इसमें हम सिंपल सा 4 पे ध्यान देंगे आज की तारीख पे। हमने पहले प्रायिकता और गैर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स दोनों के बारे में पढ़ा है। बट जब आज हमें डिस्कशन करना है कि हम कैसे सैम्पलिंग करते हैं, तो अगर पूछा जाए तो कोई मुझे सिंपल सा बता सकता है कि बिंगो का जो गेम होता है, कभी किसी ने बिंगो सुना है? ठीक है, बिंगो का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ किसी ने यहाँ नहीं सुना है। हम इसको और चेंज करते हैं। नहीं खेला मैडम कभी बिंगो। I have heard it. अच्छा, ठीक है। सांप सीढ़ी तो सबने ही खेला होगा या लूडो सबने ही खेला होगा। अगर हम डाइस फेंकते हैं, राइट, तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 से 6 से कोई भी नंबर आता है जब आप डाइस फेंकते हैं। 1/6। 1/6। पर क्या आपको पता होता है कि कौन सा नंबर आएगा, या आप कुछ उसमें अप्लाई करते हैं कि हर बार नंबर 6 ही आए? नो मैम, आ इट गया इज अ तभी तो रैंडम बिंगो हो गया। एक्सपेरिमेंट। मैम अपनी डिजायर का आ गया तभी तो बिंगो हो गया। हाँ, एकदम डिजायर पे होता है, पर आपके कंट्रोल में होता है कि नहीं होता है? तभी No, बिंगो ma'am. है क्योंकि बिंगो इज स्पीक spoken when we just happen something unexpected. एकदम। तो अगर या डाइस फेंकने का हम एग्जाम्पल ले, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है जब हम डाइस फेंक रहे हैं तो 1 से 6 नंबर के बीच में कौन सा आएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं उसको सोचूं, तो वो एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। मतलब मैं कोई नंबर 1 से 6 फेंक रही हूँ और कौन सा आएगा मुझे पता नहीं है कि कौन सा फाइनली सेलेक्ट होगा। या फिर अगर आप एक बैग है जिसमें बहुत सारी नंबर्स की बॉल है, एक कोई पिक कर रहे हैं, तो आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। किस किस ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का नाम सुना है, थ्योरी में पढ़ा है? आई थिंक काफी लोगों ने इसको पहले पढ़ चुके होंगे। यस मैम, पढ़ा है। यस, पढ़ा है, इट ठीक आल्सो है। कॉल्ड द बाय चांस। ठीक है, हम थोड़ा सा सुनते हैं प्रदीप सर से। प्रदीप सर, आप थोड़ा अगर मुझे समझा जी मैम। सके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। जी मैम, सरल यादृच्छिक प्रायिकता। जी जी, क्या उसका जी मैम। अर्थ समझा दें। ठीक है, वीके सिंह सर से समझते हैं। मैं बताऊं क्या? देवेंद्र जी, हेलो। हाँ, आप समझाना चाहेंगे, आप समझा सकते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है कि आपने बिना कोई सोच के, बिना कोई अपने बायस के, मतलब जहां पे आपका कंट्रोल हो उसको किए बिना एक सैंपल चुन लिया हो। कि आपने एक पैकेट में चिट डाले, बॉल डाले, वैसे उठाना होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम। मतलब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपका कहीं पे भी कुछ बायस नहीं आ रहा है, उसे बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पल। देवेंद्र जी, आप प्लीज अपने को म्यूट कर लेंगे। हेलो। राम बाबू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैम, इसमें प्रत्येक इकाई के चयन होने की 100% संभावना बराबर होती है। एकदम एकदम। इसमें किसी भी नंबर की चुनने की, या किसी भी जो पार्टिसिपेंट है उस हमारे पूरे पॉपुलेशन का,
उसको हेलो, चुनने की हाँ, संभावना हेलो एक कृतिका, बराबर होती है, कहीं पे कोई बायस क्या नहीं होता है। हेलो, मैम थोड़ा रुकना पड़ेगा, यहाँ कुछ लोगों के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही हाँ यहाँ पे ओके थोड़ा कृतिका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, एकदम ही जो नेटवर्क वाईफाई प्रॉब्लम से हो गई कनेक्ट है। था, तो वो नेटवर्क यहाँ पे जिससे सबका कनेक्ट था ना, वो अभी एक बार ऑफ हो गया है, तो ठीक है 2 ठीक है, मिनट 2 लगेंगे मिनट ये पॉज सबका ले एक बार लेते हैं। ना। हम्म। अचानक नाम बोला, आ गई हाँ हाँ कृतिका, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। समय को ध्यान रखते हुए क्विकली हम लोग एक बार सैम्पलिंग मेथड्स पे जाते हैं, और टाइम बचेगा तो दोबारा वापस आके एंड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? एक बैग में बॉल डाली, हाथ डाला, रैंडम उठाई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक लिस्ट पूरी स्कूल्स की डाल देते हैं, और रैंडमली हम सिलेक्शन करते हैं स्कूल्स का, क्योंकि हमारे स्कूल एक समान बराबर होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको उस तरीके से हम रैंडमली सेलेक्ट करें। अगर आप क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें, तो हम देखिए, अगर अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप सोसाइटी में जाने वाले हैं, ये पूछने कि एक सोसाइटी है, आप उसमें पता करने जाते हैं कि लोग कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 100 लोगों का 100 लोगों से ये जानना है, प्रश्न पूछना है कि आप कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज करते हैं। अब इसके लिए आप 100 अलग अलग लोगों को 100 अलग अलग घर में जाके पूछ सकते हैं, या फिर आप 25 घर में जाएं, जहां पे हमें उम्मीद है कि 3 से 4 लोग आपको हर घर में मिल जाएंगे, राइट? तो आप एक ही घर में आपको 3-4 लोग मिलेंगे, और आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या कहते हैं, हर व्यक्ति कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज कर रहा है। तो हम इसे क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं, जहां पे हम एक पूरे ग्रुप में से हमें डेटा मिल जाता है कई सारे लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब जिसमें आपको ये सिस्टम सेट करना है। आप बोल सकते हैं हर ऑड नंबर वाले व्यक्ति का सैम्पलिंग करें, आप बोल सकते हैं हर इवन वाले का करें। तो आप क्या कर सकते हैं, या आप 2, 4, 6, 8 ऐसे रोल नंबर वाले बच्चों को सेलेक्ट करके असेसमेंट ले सकते हैं, या फिर आप 1, 3, 5 ऐसे ले सकते हैं, या आप बोले हर तीसरे बच्चे का असेसमेंट करेंगे। तो रोल नंबर 3, 6, 9, 12 ऐसे करके असेसमेंट कर सकते हैं, राइट? या फिर आप कुछ भी एक सिस्टम सेट करके यहाँ पे कर सकते हैं कि पैटर्न फॉलो होके हम लोग असेसमेंट। फिर इसी तरह होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, मतलब हम कुछ लेयर बना लेते हैं। आपके कक्षा में 50 बच्चे हैं, 40 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। अब आप सोचते हैं कि 20 लोगों का असेसमेंट करना है, 50 में से 20 का करना है, 40 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक जितना बोला? किसी को क्लियर नहीं हुआ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रही हूँ? मैम क्लियर है। मैडम आई हैव अ डाउट। जी शंकर जी। मैडम इसमें मुझे डाउट है, क्लस्टर जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की अगर बात कर रहे हैं और क्लस्टर सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटिफाइड में डेटा होता है
और क्लस्टर में क्लस्टर होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है बिटवीन इसमें दोनों में, स्ट्रेटा और उसके क्लस्टर के बीच में? हाँ, स्ट्रेटा में देखिए शंकर जी, बेसिकली क्या आता है, हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। मैं बॉयज और गर्ल्स बोल रही हूँ, है तो वो क्लस्टर, बट मेरे बॉयज एंड गर्ल्स एक फीचर बन जाता है मेरे पॉपुलेशन का, कि जिसमें मैं कह रही हूँ 40 यानी 80% बच्चे क्या कहते हैं लड़के हैं और 20% हमारी क्लास में लड़कियां हैं। अब मैं बोलती हूँ कि चलो सिर्फ 20 बच्चों का ही करना है, तो 40 बच्चे हैं, ज्यादा चांसेस हमारे सैंपल में आने किसकी है, लड़कों की, क्योंकि अगर आप रैंडमली भी उठाएंगे तो 40 बच्चों में से हो सकता है पूरे 20 बच्चे ही लड़के आ जाए, या फिर पूरी 10 लड़के आ जाए, और तब भी हम इक्वल डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमें अगर पॉपुलेशन 80-20 के रेशियो में है, कि जहाँ पे 80% लड़के 20% लड़कियां हैं, हमारा सैंपल भी 80-20 के रेशियो में होना चाहिए, राइट? तो ये फॉलो करते हैं। अब क्लस्टर में क्या है कि हम एक पूरे ग्रुप को एक साथ लेते हैं। तो अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, हम स्कूल को पूरा एक क्लस्टर मान के चलते हैं कि हम एक स्कूल में जाएंगे तो हमें यहाँ से तो 30 या 40 बच्चे एक साथ असेसमेंट कर सकते हैं। अब उसके अंदर उस क्लस्टर में हमारे स्ट्रेटा हो सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हो सकता है, राइट? साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कि दोनों डिफरेंट हो, हमें मैम साइंस कितने हो, मैथ्स कितने हो, तो वो रेशियो डिवाइड करने का होता है। देखिए, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में स्ट्रैटा के अंदर रैंडम सैम्पलिंग होती है, पर स्ट्रैटा डिवाइड कर दिए जाते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पूरा एक क्लस्टर उठा के सैम्पलिंग करते हैं। जैसे अगर हम सोसाइटी वाला एग्जांपल ले रहे हैं, वहां पे एक फ्लैट पूरा एक क्लस्टर हो सकता है, वहां पे आपको एक इंसान भी मिल सकता है अगर रहता है, या फिर 4-5 लोगों की बड़ी फैमिली मिल सकती है, या अगर जॉइंट फैमिली निकली तो आपको शायद 6-7 लोग भी मिल सकते हैं। पर हमने पूरा क्लस्टर उठाया था, तो हमें पूरा क्लस्टर सैंपल कर रहे हैं। उसके अंदर हम ये देख नहीं रहे हैं कि वहां पे सारे जेंट्स रह रहे हैं या लेडीज रह रहे हैं, हम कोई आगे वो नहीं देखे, हमने पूरा क्लस्टर ही उठा के सैंपल कर दिया है। तो अगर हम क्यों क्लस्टर सैम्पलिंग पे थोड़ी लिमिटेशन लाते हैं, कि ज्यादा चांसेस यही है ना कि एक घर के सभी लोग एक ही तरीके का शैम्पू यूज कर रहे होंगे, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि एक ही करें, पर ज्यादा सिमिलैरिटी मिलने के चांसेस है। या फिर अगर मैं बोलूं कि एक ही घर के लोग, अगर पता करना है मुझे कि चावल खाते हैं कि रोटी खाते हैं ज्यादा, तो वो भी सिमिलैरिटी होने की चांसेस ज्यादा है एक क्लस्टर के अंदर। तो हमारा डेटा में Yes, थोड़ा सा बायस आ रहा है उस तरीके से। शंकर जी, मैम डिफरेंस मैं क्लियर जहाँ हुआ? तक हेलो हेलो, हेलो हाँ देवेन जी। मैम, मैं जो समझ पा रहा हूँ उसको एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए मैं सही समझ रहा हूँ। ये स्ट्रेटा सैम्पलिंग जैसा आपने बताया उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि जो क्लस्टर्स हम तैयार करते हैं उसके बाद प्रत्येक क्लस्टर से हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो प्रत्येक ग्रुप होता है उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। क्या मैं सही हूँ? जैसा कि हमने कोई एक सैंपल लिया और वहां पर हमने बोला है कि भाई इसमें से टी को, चाय को पसंद करने वाले उनका एक ग्रुप बना दिया, कॉफी को पसंद करने वाले लोग कौन कौन से हैं उसका ग्रुप अलग बना दिया और फिर उस पर हमने सैंपलिंग की। तो ये जो दो ग्रुप बनाए हैं इनको स्ट्रेटा बोलेंगे, ये मैं समझ पा रहा हूँ। क्या मैं सही हूँ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ मिस। नहीं देवेन जी, हम अभी तो पता करने ही जा रहे हैं ना, लोगों को चाय पसंद है कि कॉफी पसंद है, अभी तो हमें ये जानकारी है ही नहीं। अगर आप स्क्रीन पे देखो, एक मैं नया एग्जांपल लेके आई हूँ, अगर हम समझे कि हमारा, देखिए पॉपुलेशन में कुछ ऐसी है, पहले तो ऑरेंज कलर के लोग हैं, ग्रे कलर के लोग हैं, मतलब दो अलग तरीके के लोग हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या हो रही है
कि हमने ऑरेंज कलर को अलग किया, ग्रे कलर को अलग किया। हमने ऑरेंज में गिना 6 लोग हैं, हमने ग्रे में गिना कितने लोग हैं, पूरे 9 लोग हैं। तो 2/3 का रेशियो निकला। तो हमने जब अपना सैंपल चुना तो ऑरेंज वाले में से हमने 2 लोग चुने, ग्रे वाले से में हम लोग ने 3 लोग चुने। तो इस तरीके से हमारा बराबरी का आ गया कि पॉपुलेशन में जितना रेशियो था हमने सैंपल में भी उतना ही रेशियो रखा। इतना क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट? तो मैम मेरा एक सवाल। जी प्रमोद जी। मैम क्लस्टर सैंपल में जो डायग्राम बना है, शो हो रहा है, उसमें 2 ब्लैक और 1 ऑरेंज का सिलेक्शन किया गया है। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या ऐसा है, रेशियो में अंतर पड़ रहा है कि 2 ब्लैक और 1 ऑरेंज का सिलेक्शन नहीं किया गया? हाँ, देखिए स्ट्रैटिफाइड में हमने फीचर्स के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, पर हम क्लस्टर में कह रहे हैं ये एक क्लस्टर था। ये क्लस्टर क्या हो सकता है? ये एक स्कूल हो सकता है कि हमने बोला हम बच्चों का देख ही नहीं रहे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स है कि नहीं, या फिर ये एक फ्लैट हो सकता है। हम कह रहे हैं हमें नहीं फर्क पड़ रहा है कि एक फैमिली में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हम पूरी एक फैमिली को उठा के उसकी सैंपलिंग करेंगे तो हमें एक फैमिली से 3 या 4 लोग मिल जाएंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कुछ भी चल सकता है, पर हम पूरा क्लस्टर ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग फेवर ना करते हुए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करते हैं ज्यादा फेवर। जी मैम, थैंक यू। है ना? वहां पे मैं फीचर नहीं देख रही हूँ। फीचर देखिए, अगर आप लोग ध्यान दें, मैं सिर्फ स्ट्रैटिफाइड सैंपल पे देख रही हूँ। क्लस्टर में क्लस्टर क्या है? झुंड है, पूरा एक ग्रुप है जिसको मैं पूरा पूरा उठा दे रही हूँ। ये ग्रुप ऐसा हो सकता है जैसे अगर हम सोसाइटी में सैंपलिंग करने जा रहे हैं तो वो फ्लैट हो सकता है। अगर हम स्कूल्स में कर रहे हैं, राइट, तो हम पूरे स्कूल को एक क्लस्टर मान रहे हैं, जहां पे मैं बोल रही हूँ कि इस पूरा स्कूल एक क्लस्टर होगा और उसके बच्चे हम क्या कहते हैं, सैंपल उठा के एक साथ कर लेंगे। इससे क्या हो रहा है, मैं अलग अलग बच्चों की जगह अगर मैं कहूँ कि 30 अलग अलग ऐसे स्कूल्स में जाके करूं, कहीं से भी मुझे स्टेट्स लेने नहीं, मैंने बोला मैं स्कूल चुनूंगी, स्कूल में जाऊंगी और सीधे 40 बच्चे कवर करूंगी। तो मैं अपना टाइम और पैसा बचा रही हूँ कि मुझे एक ही जगह जाना पड़ेगा सैंपलिंग करने के लिए। ठीक है। मैम एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। जी हरीश जी। यदि मुझे जो मेरे सर्वे से जो रिजल्ट्स चाहिए और उस रिजल्ट्स में मुझे ऑरेंज और ब्लैक में के लिए अलग अलग डाटा नहीं चाहिए जी, इन दैट केस हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो मुझे गर्ल्स और बॉयज, जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया था, गर्ल्स और बॉयज के लिए नहीं चाहिए, तो मुझे स्टडीफाइड करने की क्या आवश्यकता है? मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है ना फिर, क्योंकि मुझे उसमें बायस्ड ही नहीं होना है कि मुझे ऑरेंज टाइप के रिजल्ट्स अलग चाहिए कि ऑरेंज टाइप्स का क्या सर्वे रिजल्ट्स आ रहा है एंड ग्रे टाइप का क्या आ रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे लिए सारा पॉपुलेशन एक है मेरे लिए। तो मतलब एक नज़र से देखूँ तो मैं तो इसे ऑरेंज और ग्रे में नहीं डिवाइड करना चाहता, मैं तो सभी को एक सिंपल पॉपुलेशन चाहता हूँ। तो क्या ज़रूरी है क्या हरीश तब जी, इस आपका कंडीशन क्वेश्चन में? सही है, बट इस क्वेश्चन को हम असाइनमेंट्स के थ्रू समझेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन, हरीश जी का कहना है कि क्या ये जरूरी है मैं हमेशा फीचर्स पे जाके ही लूं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स है, मेरी स्टडी डिपेंडेंट ही नहीं करती है कि बॉयज एंड गर्ल्स को, राइट। अगर आपका प्रश्न है स्टडी का कि क्या बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है, आपको ये पता करना है। क्या आपको ये पता करना है कि लड़कों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और लड़कियों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? तो आप स्ट्रैटिफाइड सैंपल लेंगे। नहीं आपको करना है तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये चार चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी पॉपुलेशन में बॉयज एंड गर्ल्स का बायस पहले से नहीं है। क्योंकि वही अगर मैं आप कह रहा बायस का। हाँ एक मिनट हरीश, अगर आप बायस को कंसिडर नहीं करेंगे और आपका सोचिए बॉयज की पॉपुलेशन ज्यादा है आपकी फुल पॉपुलेशन में, तो आपके बॉयज के सेलेक्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाए, और ऐसा जरूरी नहीं होगा तब आप रिप्रेजेंट करें सैंपल आपकी पॉपुलेशन को, क्योंकि फिर आप वो चुनेंगे, जरूरी नहीं कि बॉयज एंड गर्ल्स का
सब्जेक्ट के अगर छोड़ के आ जाए तो बॉयज अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब ज्यादा बोलेंगे हेड एंड शोल्डर्स यूज करते हैं शैम्पू, ठीक है। और फिर अगर वहीं पे पड़ जाए तो गर्ल्स शायद थोड़ा सॉफ्ट शैम्पू यूज कर रहे होंगे। तो मतलब अलग अलग केसेस होते हैं, आपको पूरी अपनी स्टडी समझनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम पीछे आए, हमने बोला था कि हम अपना सैम्पलिंग योजना तैयार करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लिस्ट क्या है, पूरी लिस्ट में कैसा डेटा निकल के आ रहा है, फिर हम तैयार करते हैं अपना सैम्पलिंग मेथड। लेकिन मैम कोई भी हम जो इस प्रकार का सर्वे वगैरह करते हैं, इसको तो हम जीरो बायस सैम्पलिंग को हम जीरो बायस ही लेते हैं ना, हम किसी भी तरफ हमारा बायस होना ही नहीं चाहिए। इवन हम कोई जैसे रिसर्च भी कर रहे होते हैं, सपोज ये इस प्रकार का छोटा रिसर्च भी कहा जाता है, जो रिसर्च में हम पहले से बायस तो लेते ही नहीं है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि बायसिंग होना ही नहीं चाहिए, तो लड़कियां इसको यूज करते हैं और लड़के का मैथ्स की तरफ ज्यादा हो गया, लड़कियों का मैथ्स की तरफ कम हो गया रुझान, ऐसा हम पहले से बायसिंग कैसे सोच सकते हैं? यदि मुझे सिर्फ विषय का पता करना है एक सैंपल में से कि कौन सा विषय किसको पसंद है, तो मैं लड़के और लड़कियों को भेद करके क्यों देखूं, डिफरेंशिएट करके क्यों देखूं? मेरा सिर्फ ये प्रश्न था। हाँ, यदि मुझे ये पता करना है कि लड़कियों को क्या पसंद है और लड़कों को क्या पसंद है, तब मैं सर्टिफाइड जाऊं। मेरा सिंपल सा प्रश्न था जी। कृतिका, अरविंद हियर, क्या मैं थोड़ी देर के लिए एक बात ऐड कर सकता हूँ? एकदम एकदम, हाँ जी जी, पहली बात तो ये कि आपका सवाल बिल्कुल सही है, और जो आप कह रहे हैं कि बायस इंट्रोड्यूस अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, वही बात हम भी कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि आपकी बात जो है कि बायस नहीं बनाना है, ये ऐसा इसी ध्येय से भी अगर चला जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में बायस ना हो। क्योंकि सोचिए ऐसा कि हम चाहते हैं कि किस तरीके का बायस ना हो, हमें ये भी नहीं देखना है कि लड़कों की जनसंख्या कितनी है, लड़कियों की कितनी है, किन्होंने क्या जवाब दिया, हमें उससे मतलब नहीं है। लेट्स से उसके बाद भी अगर हम देखें तो अब मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख स्टूडेंट पॉपुलेशन है, जिसमें कि लगभग 7% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं, या इवन 50% लड़के हैं, 50% लड़कियां हैं। आप जब कोई भी सैंपल निकालते हैं तो अगर वो सैंपल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए कि आपने 2 लाख लोग सैंपल करे या 1 लाख किया या फिर उसे भी लाइक ज्यादा, तो रैंडम सैंपलिंग तब ट्रूली रैंडम होती है जब आपका सैंपल की संख्या भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जबकि अगर आपने मान लीजिए 100 लोग ही लिए, तो हो सकता है कि आपकी ओवरऑल जनसंख्या में 50% लड़के और 50% लड़कियां हैं, लेकिन आपके सैंपल में 80% लड़के और 20% लड़कियां होंगी किसी कारण से, क्योंकि आपने सिर्फ 100 लोग लिए मान लीजिए। तो ये भी एक तरह का बायस है जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सैंपल में आ गया है, जिसको हम सैंपलिंग एरर बोलते हैं। तो हम कई बार इसको भी अवॉइड करने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम शुरू से इवन छोटे सैंपल में ये बायसेस को अवॉइड कर सकें। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग डज नॉट मीन दैट यू आर क्रिएटिंग बायस, इट कैन आल्सो मीन दैट यू आर रिमूविंग बायस, क्योंकि योर पॉपुलेशन इज देन रिप्रेजेंटेटिव अ लॉट मोर। क्योंकि सिंपल रैंडम में हमेशा आप पूरी तरह से, जब तक आपका सैंपल बहुत बड़ा ना हो, जब लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स आ पाए, तब तक आप गारंटी नहीं बता पाते कई बार। तो कई बार ये भी सोचना पड़ता है, इसीलिए जो कृतिका का पॉइंट था कि सैंपलिंग डिजाइन को लेकर के, तो ताकि जो आप मान लीजिए कि जिस तरह की जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर जब आप जो रिजल्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि पूरी जनसंख्या को हेड एंड शोल्डर्स पसंद है या नहीं, वो बताने के लिए आपका सैंपल भी वैसा ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जैसा कि आपका पॉपुलेशन है। तो थोड़ा काउंटर इंटुइटिव है, लेकिन कई बार स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग ज्यादा बेहतर काम करती है ये बायस को हटाने के लिए इस तरीके से, कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या ये बात डज दैट मेक सेंस? जी सर, कुछ हद जी तक मेरी जो रिजॉल्व हुई है। जी मैं इस पे विचार करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस पे क्वेश्चन करूंगा। जी, जरूर। मैं कुछ ऐड करना चाहूँ। जी अमित जी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी सैंपलिंग अभी बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, वो ना तो हार्ड एंड फास्ट है कि यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हमारे सैंपलिंग का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है और टारगेट पॉपुलेशन क्या है, उसके अनुसार डिफर कर सकती हैं। एकदम एकदम अमित जी, यही हम लोग ने कहा है कि हम पहले अपने टारगेट पॉपुलेशन देखते हैं, हम उसका लिस्ट देखते हैं कैसी है, और फिर मेथड चूज करते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन सी पॉपुलेशन को हम ले रहे हैं, उसके अनुसार हम डिफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये पर्टिकुलर ही ज्यादा अच्छी है और ये पर्टिकुलर कम है अच्छी है।
करेक्ट, क्या हम ऐसा दोनों के ही मतलब अपने फायदे और नुकसान है। अगर आप लोगों ने वर्कशॉप 5 का ध्यान हो तो हम लोग ने सारे बहुत डिटेल में डिस्कस किए कि हर सैम्पलिंग मेथड का अपना फायदा अपना नुकसान है। डिपेंड करेगा कि आपका स्टडी क्या है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, उस टारगेट पॉपुलेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। मैम हेलो जी क्योंकि कई बार क्या होता है बायसनेस दूर करने के लिए भी कि भाई बायसनेस ना रहे, उसका सैंपलिंग करने के लिए भी हमें वो जरूरी होती है सैंपलिंग, इसलिए हमें एकदम मेथड तो चेंज करना ही पड़ेगा। मैम यहाँ थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। जी जो एग्जिट पोल होते हैं इलेक्शंस में, तो किसी चैनल के बिल्कुल एक्यूरेट निकलते हैं, किसी चैनल के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, तो वो सैंपलिंग की सही मेथड ना चुनने की वजह से ही होते हैं। एकदम एकदम। तो इसी को हम लोग को ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग प्लीज एक बार आज की तारीख में जब वर्कशॉप खत्म हो जाए, वर्कशॉप 5 में इन सारे मेथड्स को पूरा हम लोग ने लिखा हुआ है अच्छे से डिटेल में, उसको जाके प्लीज पढ़ लीजिए ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप आज ही शाम को एक लिस्ट बना के भेज दीजिए। हम क्वेश्चंस को सारा क्लब करके एक कल स्टार्टिंग में आधे घंटे का सेशन रख लेंगे, पर आज हम ऑलरेडी टाइम थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं इस डिस्कशन की वजह से, हमें यहाँ पे पॉज लेना पड़ेगा। मैं इस डिस्कशन को बंद नहीं कर रही हूँ, मैं खुला रख रही हूँ ताकि आप लोग एक बार पढ़ के आए। वहां पे आपको पूरा प्रेजेंटेशन जो यदुवीर ने आपके साथ शेयर की है, हर सैम्पलिंग मेथड के बारे में लिखा हुआ है, उसके फायदे के बारे में लिखा है और उसके नुकसान के बारे में लिखा है, और ये भी लिखा है कि हम उसको कहाँ यूज करते हैं और नहीं करते हैं। तो प्लीज उसको जरूर एक बार पढ़ के आप लोग आइएगा, और कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको पहले से भेज दीजिए ताकि हम कल के वर्कशॉप में उसको टच कर सकें। पर आज टाइम हम लोग काफी क्रॉस कर चुके हैं प्लान टाइम से आगे, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सबको ये बात सहमत है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? Yes, ma'am. We are agree. We can go ahead.